हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रवीण गौड़। हम सीटेट के सिलेबस के पैटर्न के हिसाब से एजुकेशन साइकोलॉजी या कहें चाइल्ड डेवलपमेंट की डिफरेंट थ्योरीज़ के बारे में बात कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने इंटेलिजेंस की 3 थ्योरीज़ के बारे में चर्चा की थी। आज हम 3 अन्य थ्योरी के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 1 फैक्टर थ्योरी के बारे में पढ़ा था जिसे बिने ने दिया था, 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में चर्चा की थी जिसे स्पेरमैन ने दिया था, और थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी के बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम सबसे पहले मल्टी फैक्टर थ्योरी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कैटल और हॉर्न की थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे और लास्ट में हम गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी यानी कि बहुकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक और उसके बाद गिलफर्ड ने दिया। इस सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। तो थॉर्नडाइक के बारे में बात करते हैं। थॉर्नडाइक ने स्पेरमैन के सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा कि बुद्धि सिर्फ 2 कारकों या तत्वों के मिलने से नहीं होती। थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि बुद्धि की रचना केवल 2 कारकों या 2 फैक्टर्स के मिलने से नहीं होती, जबकि स्पेरमैन ने बताया था कि बुद्धि की रचना केवल 2 कारकों से होती है। एक बताया था उन्होंने सामान्य कारक और दूसरा बताया था विशिष्ट कारक। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि की रचना बहुत सारे कारकों के मिलने से होती है और प्रत्येक कारक एक स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि एक विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है तथा प्रत्येक कारक आपस में भिन्न भिन्न होता है। थॉर्नडाइक ने कहा कि जैसे अनेक ईंटों के मिलने से एक मकान का निर्माण होता है, ठीक उसी तरह अनेक कारकों या कई अनेक फैक्टरों के मिलने से एक बुद्धि का निर्माण होता है। तो ये हो गया थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत। थॉर्नडाइक का यह सिद्धांत मल्टी फैक्टर के फील्ड में पुराना माना जाने लगा, क्योंकि इसके बाद गिलफर्ड ने अपना सिद्धांत दिया। तो गिलफर्ड के सिद्धांत को हम चर्चा करते हैं। गिलफर्ड के सिद्धांत को 3 डायमेंशनल थ्योरी या स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी भी कहा जाता है। तो गिलफर्ड के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? पहला है मल्टी फैक्टर थ्योरी, दूसरा है 3 डायमेंशनल थ्योरी और तीसरा है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी। गिलफर्ड ने बुद्धि के सभी तत्वों को 3 विभागों में विभाजित किया, यानी 3 डायमेंशंस में विभाजित किया है। पहला है संक्रिया यानी कि ऑपरेशन, दूसरा है कंटेंट या विषय वस्तु और तीसरा है प्रोडक्ट यानी कि उत्पादन। पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि तीनों डायमेंशंस को अलग अलग फैक्टर्स में दिखाया गया है कि किस डायमेंशन में कितने फैक्टर होते हैं। तो चलिए हम 3 डायमेंशंस को एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले है संक्रिया यानी कि ऑपरेशन। किसी कार्य को करने में व्यक्ति द्वारा की गई मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी संक्रिया में होती है। संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं को 5 भागों में बांटा है। पहला है मूल्यांकन यानी कि वैल्यूएशन, दूसरा है डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन, तीसरा है अपसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, चौथा है स्मृति यानी कि मेमोरी और लास्ट है संज्ञान यानी कि कॉग्निशन। अब एक उदाहरण है, जैसे मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति को एजुकेशन के गुण दोष बताते हुए एक छोटा लेख लिखने को कहा जाए। इस उदाहरण में उपयुक्त 5 मानसिक क्षमताओं यानी कि ये जो 5 मानसिक क्षमता हैं उनमें से मूल्यांकन की संक्रिया का उपयोग होता पाया गया। मतलब किसी व्यक्ति को यह कहा गया कि वह को एजुकेशन के बारे में लिखे कि उसके क्या गुण हैं क्या दोष हैं, तो हम उस व्यक्ति को एजुकेशन के बारे में लिखने के बाद उसका मूल्यांकन करेंगे। तो इसमें किस ऑपरेशन का प्रयोग हुआ? मूल्यांकन का। इसका एक दूसरा उदाहरण यह है कि किसी व्यक्ति से कहा गया कि वह ईंट के असाधारण प्रयोग बताने के लिए मतलब किसी व्यक्ति से कहा गया कि वह ईंट के असाधारण प्रयोग बताए। तो इसमें कौन सी संक्रिया का उपयोग होगा? इसमें अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग का उपयोग होगा कि वह कितना डाइवर्ज सोच सकता है, उसकी थिंकिंग कितनी डाइवर्स है। चलिए ये हो गई संक्रिया। दूसरा है विषय वस्तु यानी कि कंटेंट। इससे तात्पर्य उस क्षेत्र से होता है जिसके एकांशों या सूचनाओं के आधार पर संक्रिया की जाती है। मतलब जो आपको सूचनाएं दी जाती हैं या जो आपको करने को कहा जाता है उसका कंटेंट क्या है? वह होता है विषय वस्तु। गिलफर्ड के अनुसार ऐसे एकांशों या सूचनाओं को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है दृष्टि यानी कि विजुअल, दूसरा है श्रव्य यानी कि ऑडिटरी, तीसरा है सांकेतिक यानी कि सिंबल,
चौथा है शाब्दिक यानी कि सिमेंटिक, और पांचवा है बिहेवियरल यानी कि व्यवहारिक। जैसे हमने अभी एक उदाहरण के बारे में चर्चा की कि किसी व्यक्ति को यह कहा गया कि वह को एजुकेशन के बारे में बताए कि उसमें क्या अच्छाई हैं क्या बुराई हैं, मतलब उसके गुण दोषों के बारे में बात करें। तो इसमें हमने व्यक्ति को किस तरीके से कहा, शब्दों के द्वारा ही कहा, तो वह किसकी श्रेणी में आएगा, यहाँ पर शाब्दिक की श्रेणी में। तो यहाँ पे हमने सूचनाओं को किस तरीके से प्रोसेस किया, शाब्दिक श्रेणी में, और जब हमने कहा तो उसने उन सूचनाओं पर ऑपरेशन किया, जिसके बारे में आप चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट है उत्पादन यानी कि प्रोडक्ट्स। इससे तात्पर्य किसी विशेष प्रकार की विषय वस्तु द्वारा की गई संक्रिया का परिणाम से होता है। यानी कि आपको किसी क्रिया को करने को कहा, उसके बाद आपने उस पर ऑपरेशन किया यानी कि उस संक्रिया को किया, और उस संक्रिया को करने के बाद आपको क्या प्रोडक्ट मिला यानी क्या उत्पादन मिला। इस तरह के परिणाम को गिलफोर्ड ने 6 भागों में बांटा है। पहला है आशय यानी कि यूनिट्स, दूसरा है क्लासेस, तीसरा है रिलेशंस, चौथा है सिस्टम्स, पांचवा है ट्रांसफॉर्मेशन, और लास्ट है इम्प्लीकेशन। सपोज किसी व्यक्ति को फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ाने के बाद ये कहा जाए कि उसकी डेली लाइफ में क्या यूज हो सकता है, तो वह किस प्रोडक्ट में आएगा, इम्प्लीकेशन में, यानी कि उसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। तो ये हो गया गिलफोर्ड का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने डिफरेंट फैक्टर्स को 3 डायमेंशंस में बांटा और हर डायमेंशंस में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। तो यहाँ पर आपने देखा कि गिलफोर्ड ने जो 3 डायमेंशंस दिए, पहली डायमेंशंस थी संक्रिया यानी कि ऑपरेशन। ऑपरेशन में कितने थे, 5 भागों में। संक्रिया कंटेंट को भी 5 भागों में बांटा, और उत्पादन को 6 में। गिलफोर्ड ने इन तीनों का मल्टीप्लाई किया और टोटल हुआ 150। तो गिलफोर्ड के अनुसार टोटल 150 फैक्टर होते हैं जिनका प्रयोग हम बुद्धि में करते हैं। तो गिलफोर्ड की थ्योरी के अनुसार टोटल कितने फैक्टर होते हैं, 150 कारक। मतलब बुद्धि का जो निर्माण होता है 150 फैक्टर के मिलने से होता है। चलिए नेक्स्ट जो थ्योरी है वह है कैटल और हॉर्न की थ्योरी। कैटल और हॉर्न ने इस बुद्धि के सिद्धांत को विकसित किया है। इस सिद्धांत में कैटल और हॉर्न ने एक्सपेरिमेंट के सामान्य कारक यानी कि जनरल फैक्टर को 2 भागों में बांटा। पहला था तरल बुद्धि यानी कि फ्लड इंटेलिजेंस, और दूसरा था ठोस बुद्धि। कैटल और हॉर्न ने क्या किया कि जो एक्सपेरिमेंट ने 2 फैक्टर दिए थे उसमें से पहला फैक्टर लिया जनरल फैक्टर, उस जनरल फैक्टर को 2 भागों में बांटा, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। चलिए देखते हैं तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि में क्या है। तरल बुद्धि का तात्पर्य मूलतः व्यक्ति में सोचने तथा तर्कण करने के जन्मजात या वंशगत क्षमता से है। सचमुच में यह वह बुद्धि होती है जिनके माध्यम से व्यक्ति नई नई समस्या का समाधान करता है। तो तरल बुद्धि कौन सी है कि जिनके सहारे या जिसके माध्यम से व्यक्ति नई नई समस्याओं का समाधान करता है, यह जन्मजात या वंशगत होती है। तरल इस तरह की बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता यानी कि एबिलिटी टू रीजन एब्स्ट्रैक्टली, और तार्किक रूप से चिंतन करने की क्षमता और सूचनाओं को प्रोसेस करने की क्षमता रखते हैं। तरल बुद्धि की एक विशेषता यह होती है कि यह उम्र के बीतने के साथ धीमी पड़ती जाती है। तरल बुद्धि क्या होती है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी यह धीमी पड़ती जाएगी। नेक्स्ट है ठोस बुद्धि। ठोस बुद्धि से तात्पर्य व्यक्ति के अर्जित ज्ञान यानी कि एक्वायर्ड नॉलेज अर्थात अनुभव से प्राप्त ज्ञान तथा विशिष्ट समस्याओं के समाधान से प्राप्त अनुभव से होता है। ठोस बुद्धि कौन सी होती है? ठोस बुद्धि को बेसिकली हम अर्जित करते हैं अपने ज्ञान से और अपनी उन अनुभवों से जिन्हें हम विभिन्न समस्याओं के समाधान करने के दौरान प्राप्त करते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि वर्तमान समस्याओं के समाधान में पहले से अर्जित ज्ञान को उपयोग करने की क्षमता को ठोस बुद्धि कहा जाता है। इस तरह से देखा जाए तो तरल बुद्धि पर व्यक्ति की अनुभूतियों के पड़ने वाले प्रभाव के परिणाम को ही ठोस बुद्धि कहेंगे। ठोस बुद्धि के निर्माण में लॉन्ग टर्म मेमोरी की भूमिका अधिक होती है, जबकि तरल बुद्धि के निर्माण में शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी की भूमिका अधिक होती है। ठोस बुद्धि की एक विशेषता यह है
कि यह उम्र बीतने के साथ इसमें न तो गिरावट आती है बल्कि यह स्थिर बनी रहती है या बढ़ती है। तो ठोस बुद्धि और तरल बुद्धि में सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि तरल बुद्धि उम्र बढ़ने के साथ घटती जाती है, वहीं ठोस बुद्धि उम्र बढ़ने के साथ या तो स्थिर रहती है या बढ़ती जाती है। ठोस बुद्धि बढ़ती कैसे है? बढ़ती ऐसे है कि हम पूरी ज़िंदगी भर नए नए एक्सपीरियंस गेन करते हैं और उन्हीं एक्सपीरियंस को हम अपनी समस्याओं के समाधान में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमारी ठोस बुद्धि बढ़ती जाती है। कोई व्यक्ति कितनी तेज़ी से किसी सूचना का विश्लेषण कर सकता है, यह व्यक्ति के तरल बुद्धि का परिणाम होता है। वहीं वह कितने शब्दों को याद रख पाता है या कितने शब्दों का वह उपयोग कर पाता है, यह ठोस बुद्धि का उदाहरण है। तो यह हो गया तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। इस सिद्धांत को GCGF मॉडल भी कहा जाता है। तो ये हो गया कैटल का सिद्धांत। तो बेसिकली कैटल और हॉर्न ने स्पेयरमैन के सामान्य कारक को लिया और सामान्य कारक को दो भागों में बांटा, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। अगर आपने स्पेयरमैन का सिद्धांत पढ़ा हो तो स्पेयरमैन ने जो सामान्य कारक, दो कारक दिए थे, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, तो आप तरल बुद्धि को सामान्य कारक से ज़्यादा मैच कर पाएंगे और ठोस बुद्धि को विशिष्ट कारक से। हालांकि कैटल और हॉर्न ने स्पेयरमैन के सामान्य कारक को ही दो भागों में बांटा है। चलिए नेक्स्ट थ्योरी के बारे में बात करते हैं, जो कि है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इस सिद्धांत को किसने दिया? गार्डनर ने। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर, मतलब यूनिफैक्टर न होकर, बहुकारकीय है, यानी कि बहुत सारे कारकों से या मल्टीपल फैक्टर होता है। गार्डनर ने मूलतः 7 तरह की बुद्धि का वर्णन किया है। गार्डनर ने जब यह सिद्धांत दिया तो उस समय गार्डनर ने 7 तरह की बुद्धियों का वर्णन किया। कितनी तरह की बुद्धियों का? 7 तरह की। 1998 में उन्होंने इसमें 8वां प्रकार जोड़ा तथा 2000 में उन्होंने इसमें 9वां प्रकार जोड़ा। तो गार्डनर ने जब अपनी बुद्धि का सिद्धांत दिया तो कितनी तरह की बुद्धि का वर्णन किया? 7 तरह की। 8वीं बुद्धि को कब जोड़ा? 1998 में, और 2000 में 9वीं बुद्धि के प्रकार को जोड़ा। इस तरह से गार्डनर के अनुसार अभी बुद्धि के 9 प्रकार हैं। चलिए कौन से 9 प्रकार हैं देखते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस चित्र में बुद्धि के 9 प्रकार हैं, और आप वीडियो को पॉज करके एक एक को देख सकते हैं कि किस प्रकार में व्यक्ति कौन सा काम कर रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से 9 प्रकार हैं। पहला है भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि में वाक्यों तथा शब्दों की बोध क्षमता, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, शब्दावली या वोकैबुलरी, शब्दों के क्रमों के बीच के संबंध को पहचानने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। भाषाई बुद्धि में क्या होती है? व्यक्ति की कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी क्या है, वोकैबुलरी क्या है, या वो शब्दों के बीच के संबंधों को किस तरीके से देखते हैं। आपने देखा होगा कि किसी की वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है, तो उसमें कौन सी बुद्धि होगी? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या भाषाई बुद्धि। दूसरी है तार्किक गणितीय बुद्धि या लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग। इस बुद्धि में तर्क करने की क्षमता, गणितीय समस्याओं का समाधान करने की क्षमता, अंकों के क्रम यानी कि सीक्वेंस के पीछे छिपे संबंध को पहचानने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। तो वह क्या होती है? गणितीय बुद्धि। नेक्स्ट है स्थानिक बुद्धि या स्पेशल इंटेलिजेंस। इसमें स्थानिक चित्र को मानसिक रूप से परिवर्तन करने की क्षमता तथा स्थानिक कल्पना शक्ति करने की क्षमता सम्मिलित होती है। नेक्स्ट है शारीरिक गतिक बुद्धि या बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इस तरह की बुद्धि में अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता तथा वस्तुओं को सावधानीपूर्वक एवं अच्छे ढंग से या कहीं स्किलफुली घुमाने तथा उपयोग करने की क्षमता सम्मिलित होती है। इस तरह की बुद्धि डांसर्स में, जिम्नास्ट में, यानी कि जो व्यायाम करते हैं उनमें अधिक होती है, और इस तरह की बुद्धि उनमें अधिक होती है जिन्हें अपने शरीर की गति पर पर्याप्त नियंत्रण रखना होता है। जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी हो गए, टेनिस खिलाड़ी हो गए, या न्यूरोसर्जन, या आप कहें शिल्पकारी आदि
वह इस तरह की बुद्धि रखते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी शारीरिक गति को नियंत्रित करके वस्तुओं का उपयोग स्किलफुली करना होता है। नेक्स्ट है सांगीतिक बुद्धि या कहें म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि में पिच या कहें तारत्व तथा लय यानी कि रिदम को सही सही ढंग से प्रत्यक्षण करने की क्षमता सम्मिलित होती है। इस तरह की बुद्धि संगीतकार तथा गीतकार में अधिक होती है। नेक्स्ट है पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस या व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। इस तरह की बुद्धि में व्यक्ति अपने भावों एवं संवेगों को अच्छी तरीके से मॉनिटर करने की क्षमता रखता है तथा उनमें विभेद करने की क्षमता रखता है तथा मानव व्यवहार को निर्देशित करने की क्षमता भी वह रखता है। इसलिए इसे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि या पर्सनल अदर इंटेलिजेंस। इस तरह की बुद्धि में दूसरे व्यक्तियों की प्रेरणा, इच्छा एवं आवश्यकताओं को समझने की क्षमता। जैसे पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस में तो वह अपनी क्षमताओं के बारे में जानने की क्षमता रखता है। वहीं पर्सनल अदर इंटेलिजेंस में वह दूसरे व्यक्तियों की प्रेरणाओं, इच्छा, आवश्यकताओं तथा उनको समझने की क्षमता रखता है। इसे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। तो पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस को क्या कहते हैं? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। और पर्सनल अदर्स इंटेलिजेंस को क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है प्रकृतिवादी बुद्धि या नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। गार्डनर ने बुद्धि के इस प्रकार को 1998 के संशोधन के बाद जोड़ा, यानी कि 1998 में गार्डनर ने इसे अपने सिद्धांत में जोड़ा। इससे तात्पर्य है कि व्यक्ति में प्रकृति में जो पैटर्न या जो पैटर्न्स होते हैं या जो सिमेट्री होती है उसे सही सही से पहचान करने की क्षमता होती है। यानी कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जिन व्यक्तियों में होती है उनमें प्रकृति में जो पैटर्न होते हैं और जो सिमेट्री होती है उनको सही सही पहचान करने की क्षमता होती है। इस ढंग की बुद्धि किसानों, बायोलॉजिस्ट तथा बॉटनिस्ट यानी कि वनस्पति वैज्ञानिकों में अधिक पाई जाती है। और लास्ट है अस्तित्ववादी बुद्धि यानी कि एग्जिस्टेंशियलिस्टिक इंटेलिजेंस। गार्डनर ने बुद्धि के इस प्रकार को 2000 के संशोधन में जोड़ा है। इससे तात्पर्य मानव शरीर में के बारे में छिपे रहस्यों को जिंदगी, मौत तथा मानव अनुभूति के वास्तविकता के बारे में उपयुक्त प्रश्न पूछकर जानने की क्षमता से अधिक होता है। गार्डनर ने इस बुद्धि को कब जोड़ा? 2000 में। और यह गार्डनर के सिद्धांत में सबसे लास्ट टाइप की बुद्धि थी। इस प्रकार की बुद्धि में क्या होता है कि मानव संसार के बारे में छिपे रहस्यों को जानने की क्षमता होती है, मानव की जो अनुभूति हैं उनको जानने की क्षमता होती है और मानव की विभिन्न अनुभूतियों को प्रश्न पूछकर उन्हें प्रोसेस करने की क्षमता होती है। इस ढंग की बुद्धि किस में पाई जाती है? फिलोसफर थिंकर्स में। चलिए, तो ये आज हमने बुद्धि के 3 थ्योरीज के बारे में चर्चा की। मैं समझता हूँ कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देख सकें। और वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।